आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 4 में आप देखते होंगे। यूनिट 4 में आपका है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो संचार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ तो हम आगे पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं संचार के उद्देश्य क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी संचार के प्रकार, संचार के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके गुण दोष और उसके माध्यम, इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि संचार का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो संचार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति समूह या किसी तथ्य में परिवर्तन करना या जो प्रतिकृत प्रवृत्तियों को जो करता है उसको, जो प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गए हैं जो टाइपिंग मिस्टेक से बना होगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि संचार मतलब का अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समूह हो, व्यक्ति समूह तक पहुंचाना और जो तथ्य आप दे रहे हैं उसके माध्यम से उसमें जो बदलाव आप चाहते हैं वैसा लक्ष्य को अचीव करना। तो सबसे पहला उद्देश्य जो होता है, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्यों के संबंध में स्पष्ट एवं उपयुक्त निर्देश या अथवा आदेश एवं सूचनाएं प्रदान करना, ये संचार का एक उद्देश्य होता है। जैसे आप विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय में संचार का क्या उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों तक जो उचित एवं स्पष्ट जो निर्देश है उस तक को उसको पहुंचाना, सूचनाएं प्रदान करना। और आप भी संचार के ही माध्यम से, मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से जो ऊपर अधिकारी होते हैं वहां तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो ये आगे देखते हैं, कर्मचारियों को संस्था की प्रगति में बनाए रखना, उसको साथ लेके चलना, संस्था को नीतियों योजनाओं तथा कर्मचारियों को पूर्ण कराना ताकि किसी कठिनाई या दिक्कत के समय संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सके, उसको जोड़ के रखना ताकि जो यूनिवर्सिटी हो, संस्थान हो कोई या कंपनी हो तो उसके कार्यक्रम से वो जुड़े रहे और जब कभी आवश्यकता पड़े तो उससे संपर्क कर सकें और कोई कठिनाई ना हो। संस्था के प्रबंधन के संबंध में कर्मचारियों से आवश्यक सूचना एवं सुझाव प्राप्त करना, कम्युनिकेशन का ये भी उद्देश्य होता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक अच्छा कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से अपने जो संस्थान के जो आवश्यक जो जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वहां आप संपर्क कर सकें। तो संस्था के जो प्रबंधन के संबंध में जो भी कुछ डाउट हो, जो भी कुछ समस्याएं हो तो उनसे आप आराम से बात कर सकें, कर्मचारियों से जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो मिल सके, सुझाव प्राप्त हो सके। जैसे सुझाव मतलब कस्टमर से लेते हैं या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सर्विस लेने वाला होता है उनसे भी सुझाव कई बार मिल जाते हैं अच्छे, कि आप यदि ऐसा करते तो और भी ज्यादा अच्छा होता और हम लोगों को बेनिफिट मिलता। तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो कम्युनिकेशन का ये एक इंपॉर्टेंस है, इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से इन सारी चीजों की उपलब्धियों को प्राप्त करना। कर्मचारियों की आवागमन को कम करना तथा बंद करने का मतलब कम करने का, न्यूनतम करने की कोशिश करना, ताकि जैसे कहता है ना कि कम्युनिकेशन से ज्यादा समस्याओं का समाधान निपटारा कर लेना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिजिकली वहां जाकर के प्रेजेंट हो या उनसे बातचीत करें। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बातचीत से समस्याओं का ज्यादातर निराकरण करने की कोशिश करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट है, कर्मचारियों को कि कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना, जैसे मोटिवेट करना। आजकल क्या होता है कि आप देखते हैं कि कंपनियों में एक योगा इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं ताकि जो कर्मचारियों में करने से जो अवसाद उत्पन्न हो जाता है या एक प्रकृति से दुश्चिंता का जो कभी कभी समावेश हो जाता है तो उन सब से बचने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में वो अच्छे तत्परता पूर्वक उत्साह के साथ कार्य कर सके, ऐसे इन चीजों के लिए एक अच्छे योग प्रशिक्षक भी कभी कभी नियुक्त किए जाते हैं बीच बीच में या वर्कशॉप होते हैं। तो यहाँ संचार के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, मोटिवेशनल स्पीक के माध्यम से भी कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है। तो उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि एवं विकास करना इसका मेन पर्पस होता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको कुछ ऐसा बताना कि वो मोटिवेट हो कि हाँ हमें कंपनी के इस गोल को, अपने संस्थान के इस गोल को प्राप्त करना है। तो संवाद एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। संस्था में किसी भी प्रकार की परिवर्तन, जैसे कार्य करने के तरीके, उपकरण और आवश्यक जो साधन होते हैं, इसमें परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना तथा कर्मचारियों को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए भी तैयार करना संवाद का उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई दूसरा क्लास शेड्यूल करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा कि ये हम एक आवर और आपको क्लास देना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, ताकि आपका समय से पहले कोर्स पूरा हो जाए। तो ये जो चीज हम नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी के मनस्थिति बनाना, उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार करना संचार का उद्देश्य ये भी होता है। ठीक है,
अंतिम 8वां पॉइंट में हम देखते हैं कि कर्मचारियों के विकास तथा प्रगति के संबंध में आवश्यक तत्वों तथा आंकड़े प्रस्तुत करना। कम्युनिकेशन का फाइनल जो होता है रिपोर्टिंग, मतलब जो भी कोई हमारी संस्थान, हमारा जो भी कुछ फर्म है या फिर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी को है, या जैसे अभी गवर्नमेंट है, तो क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, प्रगति के बारे में बताते हैं कि कितना वो आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया, कितना डेवलपमेंट की जो योजना थी वो पूर्ण हो पाया। तो इन सब को कम्युनिकेशन के माध्यम से ही, संचार का जो माध्यम है उसके माध्यम से इन रिपोर्ट को पहुंचाना एक उद्देश्य होता है, जैसे न्यूज के माध्यम से या एन। तो ये सारे माध्यम हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो संचार का सिद्धांत क्या है, तो संचार के जो प्रमुख सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब थ्योरी, जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो और भी ज्यादा प्रभावी हो सके। तो संचार के लिए प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, क्लियरिटी होना चाहिए। आप ये, आपके लिए ये नोट्स की दृष्टि से जो है, आप पूरा यहाँ पे लिखा गया, आप चाहेंगे कभी भी जब आप स्वयं से अध्ययन करें, जब आपकी क्लास ये पूरी हो जाती है तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो संवाद में क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी कुछ आप बता रहे हो तो क्लियर होना चाहिए, सूचना जो आप देना चाहते हैं वो स्पष्ट हो, और अपनी भाषा में, जो भाषाएं लोग समझ पाते हैं वैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और सामान्य शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने लगते हैं, ऐसे सामान्य मतलब कि शब्द हो, ऐसे समझ से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः जो सबको समझ में आ जाता है ऐसे शब्द होने चाहिए। कभी कभी कुछ बृहद संस्थाओं में आदेश देने वाले पूरी होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डिस्टेंस होती हैं, इससे भी संवाद की कमी आ जाती है। से इतने सारे जो बीच में लोग हैं कि वो संवाद अच्छे से पहुंच नहीं पाता, मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता तुरंत। तो इससे भी संवाद की स्पष्टता में कमी आ जाती है। तो क्लियरेंस सबसे पहले होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि जो संदेश देने वाला है, जहां से वो नोटिस आ रहा है, वो लैंग्वेज उनकी अच्छी हो, वो सुस्पष्ट शब्दों में हो, बिल्कुल भ्रामक तरीके से ना, मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड उसमें इस्तेमाल ना किए गए हों, और साथ में संगठनात्मक जो दूरी हो वो कम से कम हो, ताकि वो जो संदेश है वो कम समय में बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से आ सके। और संगठन के प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों को उच्चाधिकार प्राप्त सूचनाओं को अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भेजने से पूर्व अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो जो उद्देश्य था संचार का, कि कर्मचारियों में मोटिवेशन आए, कार्य क्षमता बढ़े, और अन्य सारी जो डेवलपमेंट की जो आकांक्षाएं होती है, जिस जो संचार का मुख्य उद्देश्य होता है, वो सब अच्छे से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो इसमें इसका जो सिद्धांत है, वो दूसरा सिद्धांत है अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब था किसी संस्था, जो संस्था होती है उसमें संवाददाता द्वारा संचारित सूचनाएं संस्था की नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों से यथोचित रूप में मिलती जुलती होनी चाहिए, मतलब उनके अनुकूल होना चाहिए। जैसा हमारा संस्थान चाहता है उसके अनुरूप संवाद हमारी होने चाहिए। सूचनाएं परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए, कि हमारा जो संस्थान का उद्देश्य है, हम जो कार्य करने वाले हैं उसके जस्ट अपोजिट सूचना हम प्रदान कर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सूचनाएं संस्था पर अनुकूल होना चाहिए, जो संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी हो, ना कि उसके लिए कंफ्यूजन और एक तरीके से भ्रम पैदा करने वाला हो। तो पर्याप्तता क्या होती है, तो संवाददाता जो होते हैं उनके द्वारा संचारित सूचनाओं के प्रवाह की मात्रा उपयुक्त तथा पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अभी आज हम जो है आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज नहीं स्टार्ट होने वाली, आप एक एक तरीके से इसे टेस्ट भी कर रहे थे कि क्या आप मोबाइल के नोटिफिकेशन टाइम आप खुद से आते भी हैं या नहीं, या फिर हमें हमेशा व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि पर्याप्तता होनी चाहिए आपकी, मतलब कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जो जिसके लिए मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक जितने भी संदेश प्रेषित करने के आवश्यक पर्याप्त होना चाहिए, ताकि जो यथोचित रिस्पॉन्स है वो प्राप्त हो सके। तो पर्याप्त व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है कि कितना हम उसे सूचना दें, कितने समय से पहले उसको बताएं। और चीजें जो निर्धारित करती है कि 3 चीजें यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, कि पहला क्लैरिटी होनी चाहिए। सिद्धांत में ये ध्यान रखना कि प्रभावी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आवश्यक है क्लैरिटी। बाकी ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप सभी समझते हैं कि क्लैरिटी में क्या क्या हो सकता है। आप कभी भी इसको बाद में तो पढ़ के देख लीजिएगा। अनुकूलता होनी चाहिए, कि मतलब जैसा संस्थान का उद्देश्य है, जो वो प्राप्त करना चाहता है, उसकी वर्क शैली जैसी है, जो जो वो सर्विसेज देता है, उसके अनुरूप संदेश होना चाहिए, उसके सहायक संदेश होना चाहिए, उसके विरोधी नहीं होना चाहिए। पर्याप्तता मतलब संदेश जो है वो संवाददाता जो पर्याप्त संदेश प्राप्त होना चाहिए, संदेश की जो मात्रा है समझने लायक और आवश्यक जितना हो उतना अवश्य होने चाहिए, उससे कम ना हो। तो ये ध्यान रखना है। और चौथा जो इसमें है यहाँ स्पेस आना था, समयानुकूलता। मतलब
समय के अनुकूल हो, समयानुकृतता यानी कि टाइमलाइननेस हो, उसके समय की सीमा के से बंधे हुए हों। किसी सूचना के संबंध में एक व्यक्ति को प्रतिक्रिया अलग-अलग समय पर प्राप्त होती है, तो वो टाइमलाइन होना चाहिए। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको भरने के लिए मिला था, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी समय सीमा में थोड़ा यदि कन्फ्यूजन हो गया, जैसे उन्होंने एनटीए ने टाइम दिया था कि जो आपका डेट था, तो उस दिन के डेट में उन्होंने 5 बजे तक के लिए रखा था, 5 पीएम तक के लिए, और फिर 11 बजे रात तक के लिए आपको फी पेमेंट कर रखा। तो चूँकि डेट सेम था, लास्ट डेट, तो इसलिए कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सीधा ये वाला टाइम देखा और लास्ट डेट देखा, तो उनको लगा कि जब लास्ट डेट 11 बजे तक हम फीस जमा कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भी यहाँ तक भरेंगे। उन्होंने ऊपर वाली ये जो ब्रैकेट में लिखा था उसको नहीं देखा, तो बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरना छूट गया था। तो इसीलिए कह रहा ना कि आप या स्पष्टता होनी चाहिए, प्लस में टाइम जो समयानुकृतता होनी चाहिए कि समय के अनुकूल, मतलब कि समय सीमा उसमें होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने रख दिया है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। किसी सूचना के संबंध में एक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग समय पर अलग-अलग हुआ करती है। अतः सूचनाओं के संचार का यथा समय क्या मतलब रिस्पॉन्स होगा, यह संस्था विशेष के आकार और स्वभाव के साथ-साथ परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक धारणाओं तथा तकनीकी पहलुओं आदि पर निर्भर करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचनाओं देने का समय निर्धारित करने के साथ-साथ, मतलब कब तक हमें ये सूचना देना है, इसका निर्धारण करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि सूचना निर्धारित समय पर दे ही जाए। मतलब कि जो टाइम दिया गया है उतने टाइम तक आपको, जैसे अभी क्लास आपकी 6 बजे से होती है, तो हम 6 बजे से पहले प्रयास करते हैं कि आपको मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप सभी जॉइन कर लें। अदरवाइज़ अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गया कि जैसे ही मैं लाइव जाऊँगा, आप सभी को मैसेज मिल जाता होगा नोटिफ़िकेशन के थ्रू टीचमेंट पे कि आपकी ये टीचर आपके जॉइन कर चुके हैं। यदि हम समय से का यदि पालन नहीं करते हैं संचार में, तो इसका नियम की दृष्टि से महत्व को, जो हमारी जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, जो हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं, उसमें कमी आने की संभावना बन जाती है। तो 5वां जो महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें होता है, वो है प्रसारण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आप उसे प्रसारित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो संचार के लिए जितना महत्व समय का निर्धारण करना है, उससे कहीं बढ़कर महत्व प्रत्येक सूचना का उचित समय पर उचित व्यक्ति के पास पहुँचाना है। अतः प्रभावी संचार के लिए किसे और कब सूचना देना है, ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो प्रसारण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट। और इसके अलावा क्या होता है, एकरूपता में संतुलन, जो बैलेंस बिटवीन एडप्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब कि ये जो एकरूपता में यहाँ पे संतुलन होना चाहिए। आप इसे ज़ूम करके देख लीजिएगा। हमें इस स्लाइड को 2 भाग में बाँटना चाहिए था, पर उन्होंने शायद जल्दी में बनाते समय इसको नहीं डिवाइड कर पाए। यद्यपि इसमें क्षणिक संदेह नहीं है कि सूचना के तनिक भी संदेह यहाँ पे तनिक भी संदेह नहीं है कि सूचनाओं के संचार में एकरूपता होने से संस्था का कार्य संचालन सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। मतलब एक रूप यदि है, एक सिमिलरिटी, एक है कि मैसेज क्या कहना चाहता है। और फिर भी आज के परिवर्तनकारी जो युग है, जो परिवर्तनशील संसार है, इसमें व्यक्ति तथा परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहने से संचार की एकरूपता पर जोर देना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही जैसा संदेश उसी पैटर्न पे उसी तरीके से भेजें, बल्कि अब तो मतलब अभी का जो युग है वो काफी एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी वाइज भी। तो इसकी भी उतना, फिर भी यदि समरूप हो, मतलब एक फॉर्मेट पे हो, तो ज़्यादा क्लियरली लोगों को समझ में आ जाता है। अभिरुचि एवं स्वीकृति, लोगों का जो इंटरेस्ट है और एक्सेप्टेंस है, ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। तो संचार का मुख्य ध्येय संवाद प्राप्तकर्ता में जो आचित प्रतिक्रिया जागृत करना होता है, मतलब उसको उससे इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, आपका उसके प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसके प्रति रुचि ही नहीं रखते हैं, तो फिर उसका कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं प्राप्त होगा। और स्वीकृति भी होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए आप स्वीकृति देते हैं या नहीं, आप इन चीज़ को, इस सर्विस को चाहते हैं या नहीं। फिर ऐसे ही मध्य स्तर की न्यूनतता, मतलब उसके बीच में मीडिएटर बहुत सारे नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि जो मूल संदेश प्रेषित करने वाला है और जो संदेश प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके बीच में गैप आने लगता है। तो प्रत्येक संगठन चार्ट, मतलब एक चार्ट होता है कि सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं, फिर सचिव और उनके सारे जो स्टाफ हैं, फिर है पब्लिक यहाँ पे। तो ये जो पूरी एक सीक्वेंस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो संदेश देने में मीडिएटर होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि इससे क्या होता है कि मध्यस्थरों की जितनी कम न्यूनता, मतलब कि जितनी कम संख्या होगी, न्यूनता जितनी अधिक होगी, वो जो संवाद है वो उतनी प्रभावित ढंग से बिना किसी प्रॉब्लम से अच्छे से हो सकता है। ठीक है? प्रेषित की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि जो हमारे जो प्राप्त करने वाला जो है
जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उसकी स्थिति को जानना, ये भी बहुत जरूरी होती है प्रभावी संचार के लिए। जैसे संचार के सिद्धांत के अनुसार संदेश भेजते समय प्रेषक, जो संदेश भेजने वाला है, उसकी योग्यता, शिक्षा, भाषा, ज्ञान, संगठनात्मक स्थिति आदि सभी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रेषक को जो पारस्परिक, जैसे कि हम एक तरीके से देखते हैं कि प्रेषक जो पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग है, आपस में जो स्टाफ है उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो उत्पन्न करने के लिए प्रेषित की इच्छाओं, जो प्रेषक होते हैं उनकी इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं, सामाजिक रीति रिवाजों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो प्राप्तकर्ता है, यदि हम उसके इन सारी चीजों को तथा प्रेषक के जो अपनी जो रुचि है, उनकी स्थिति है, उसकी ज्ञान है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो संवाद भी प्रभावी होता है और संवाद का परिणाम भी प्रभावी देखने को मिलता है। सामान्य स्रोत इसमें ध्यान रखना चाहिए। संचार के सिद्धांत के अनुसार जहां तक संभव हो संदेशों का जो संचार है वो सामान्य लिया जाना चाहिए। मतलब सामान्य जो स्रोत है, सामान्य जो साधन है, उससे यदि सूचना जो है वो संदेशों आदि के संचार सामान्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साधन है, ठीक है। तो सामान्य साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कर्मचारियों को जो सूचनाएं प्राप्त होगी उसको प्राप्त करने में उसे ज्यादा प्रयत्न करने होंगे, जिससे संदेश के विकृत, अशुद्ध और भ्रामक होने की संभावना बढ़ जाएगी। सामान्य साधन एक तरीके से लेटर आ गया या ईमेल आ गए या फिर जैसे कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो ये सब एक तरीके से आपके अभी के समय में ही सामान्य तरीका है जो मैसेज डिलीवर करने का। अब यदि इससे कुछ अलग आप साधन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हो सकता है कि उनको उसका सिस्टम पता ना हो, तो वो उस संदेश को प्राप्त करने में उसे दिक्कत होगी, देर लगेगा और आपके जो रिस्पॉन्स जो आप चाहते थे वो प्राप्त होने में कठिनाई महसूस होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तो लचीलापन क्या होता है? संचार के इस सिद्धांत के अनुसार प्रेषक द्वारा प्रेषित संतुष्ट होने के साथ साथ भी होना चाहिए। लोचदार मतलब कि यहाँ पे आप इसको लोच लीजिएगा या फिर लचीलापन, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दूंगा जो जो यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि ये स्लाइड जिन्होंने बनाया है अभी एक दिन पूर्व ही बनता है। चाहिए ऐसी संचार व्यवस्था जो कोई मत नहीं रखती, जो कि परिवर्तन का समायोजन करने में असमर्थ रहती है। मतलब ऐसी संचार व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि कोई एडवर्स सिचुएशन आता है, विपरीत परिस्थितियां आता है, तो उसके अनुसार वो ढल जाए। वैसे जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे हमारी बिगड़ गई, बारिश हो रही थी, आवाज नहीं जा रही थी आपके पास, तो कुछ ऐसा संचार व्यवस्था हो कि उस सिचुएशन में भी हम उसे हैंडल कर सकें। वो लचीला हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिजिड टाइप का हो कि नहीं 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 ये सिचुएशन आएगा तो हम बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। या फिर तो संचार की जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम है, जो चैनल है, वो इस प्रकार से हो कि विपरीत परिस्थितियों को थोड़ा बहुत झेल सके, वो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रहे, तो वो ज्यादा प्रभावी संचार माना जाएगा। तो ये आप हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम संचार के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि संचार किन किन सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं, किन किन सिद्धांतों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है। आगे देखते हैं कि इसमें जो संचार है इनके क्या कौन कौन से प्रकार हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो अभी हमने पढ़ा था वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो इंक्लूडेड नहीं है, परंतु फिर भी जानना आवश्यक था। तो यहाँ से आपको फोकस होने की ज्यादा आवश्यकता है कि संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। आप इसको देखेंगे। संचार के जो अध्ययन की सुविधा से देखा जाए तो संचार को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, और जिसमें मुख्य रूप से है मौखिक, लिखित और सांकेतिक संचार। मौखिक जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, हर चीज को बोल के भर्बली मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं। रिटेन जो आप चाहे चैट करते हैं, मेल करते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, लिखने के माध्यम से जो करते हैं। और सांकेतिक मतलब कि गेस्चर के थ्रू, एक तरीके से यूं कहें कि भाव भाव भंगिमा से आप जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अभिनय करते हैं। तो इन तरीकों से जो हम संचार का ये 3 प्रकार के मुख्य संचार होते हैं। तो मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक संचार का महत्व विभिन्न अनुसंधानों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रबंधक वर्ग संचार में जितना समय व्यतीत करते हैं उसका कम से कम 75% समय मौखिक संचार में ही व्यतीत करता है। मतलब सबसे ज्यादा जो संचार का माध्यम यूज किया जाता है वो मौखिक संचार होता है, वही यूज होता है। मौखिक संचार के महत्व का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर देखते हैं। पहला तो ये नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप प्रत्येक संस्था में विभिन्न कार्यों में निष्पादन और उनके प्रबंधन के लिए जो प्रबंधकों के कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। व्यक्तिगत गुणों, प्रबंधकीय व्यवहारों एवं दृष्टिकोण से प्रबंधकों को कार्य की प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान करना होता है। तो ये लीडरशिप में भी संवाद की आवश्यकता होती है। जो लीडर होता है
वो भी अपने कर्मचारियों से कम्युनिकेशन करता है, कर्मचारियों को निर्देश देता है, अपने स्टाफ को निर्देश देता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप कम्युनिकेट करें। तो पहला चीज़ जो मौखिक पे मतलब इसका जो गुण होता है, तो उसमें क्या है, लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप के जो दृष्टिकोण से संचार का प्रयोग करते हैं और मान्यता, यह प्रबंधकों के मानवीय दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। प्रत्येक मानव मान्यता का आकांक्षी होता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसकी रिकॉग्निशन हो, उसकी मान्यता हो और प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति मानवता का व्यवहार करे, उनकी प्रशंसा करने, उन्हें पूर्ण सम्मान देने, ये भाव सभी लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होती है कि हमारा रिस्पेक्ट हो, हम जो अच्छा करते हैं उसके लिए हमें मोटिवेशन हो। मोटिवेशन मतलब कि एक तरीके से सम्मान हो, और यदि हम कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक भी करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा-सा दया तो हो, कम से कम उस गलती का फिर से ना दोहराने की उस स्थिति में क्षमा होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की देखा जाए तो मान्यता यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि एक तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन में हमें देखने को मिलता है। साथ ही भागीदारी मतलब कि पार्टिसिपेशन, आज के समय में प्रबंध के क्षेत्र में भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार के विचार-विमर्श से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, आवश्यक निर्णय ले लिए जाते हैं तथा संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जब भी हम कोई कार्य करते हैं, सामूहिक कार्य, तो इसमें जन भागीदारी आवश्यक होती है, पार्टिसिपेंट। जितने लोग उसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, उतना ही जल्दी वो काम, उतनी ही कुशलता के साथ, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही तेज़ी के साथ संपन्न होता है। सलाह करना मतलब कंसल्टेशन, आज प्रत्येक संस्था में प्रबंधक जो होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित व्यक्तियों से सलाह लेना चाहता है, जिससे उनके अनुभव, ज्ञान आदि का महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सके। तो ये भी अभी के समय में आप देखते हैं जनरली कम्युनिकेशन में, आप सभी के लिए भी ये जो क्लास है, ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आगे चल के आप कोई संस्था बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सत्ता का प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना ही पर्याप्त नहीं होता। मतलब जैसे है ना, हम मान लीजिए कोई कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टाफ को थोड़े-थोड़े कार्य दे दिए और बस काम हो गया। केवल इतने ही दायित्व से ही सारा कार्य नहीं हो जाता, बल्कि उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान करने होते हैं। मतलब उन्हें कुछ-कुछ पावर भी देना पड़ता है, ताकि उस हैसियत से, शक्ति के उपयोग के माध्यम से कार्य को पूर्ण कर सके। अधिकारी गण जो होते हैं, अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन अर्थात अधिकार सौंपते हैं। इस माने कि उन्हें कुछ अधिकार देते हैं, उनके अधिकार सीमा के अंतर्गत वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश और निर्देश को बार-बार मौखिक रूप में समझाने की आवश्यकता होती है तथा उनसे अधीनस्थों को सूचनाएँ प्रदान की जाती है, सूचनाएँ प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक प्रकार से संस्थागत कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि जो नीचे के हमारे कर्मचारी होते हैं, उनको हम केवल उत्तरदायित्व देकर के कार्य पूर्ण होना ऐसा नहीं माना जाता, बल्कि हम उन्हें कुछ न कुछ उस प्रकार की शक्तियाँ भी देते हैं। शक्तियों का एक तरीके से अच्छे तरीके से विनियोजन या वितरण हो एक तरीके से यहाँ किया जाता है। मंत्रणा करना मतलब काउंसलिंग। व्यवसाय के कुशल संचालन, समस्याओं के निदान, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति, प्रभावी ढंग से कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आजकल जो है उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ बैठकर मंत्रणा करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। जैसे जब हम कोई बड़े सोशल वर्क करने जा रहे हैं या फिर कंपनी की कुछ नई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने सभी स्टाफ के साथ बैठ कर के मंत्रणा करते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं ताकि कुछ बेहतर आइडिया निकले और अच्छे से अच्छी योजना लॉन्च हो सके। समूह भावना, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर रहा है, उसकी अपनी ईगो ना आए, यदि वो आता है तो कहते हैं ना अहंकार का आया तो यूँ समझिए कि उसका पतन निश्चित है, क्योंकि अहंकार जोड़ता नहीं तोड़ता है। समूह भावना होना चाहिए। समूह मतलब कि वी आर वन, मतलब कि हम सभी समूह के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल अपनी कोई नाम, प्रशंसा, यश या धन आदि के लिए कर रहे हैं। बल्कि ये समूह भावना जब होती है, तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कार्यों का कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के प्रति जो भावना है, ये सभी मिलकर कार्य करने की भावना का विकास हो जाता है और कार्य वो जल्दी सफलता पर चलता है। आप सभी एग्ज़ाम्पल में जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम में देव और असुर मतलब देवासुर संग्राम में जब आवश्यकता पड़ी कि समुद्र से अमृत मंथन करके निकाला जाए, तो आप देखते हैं कि यदि ये समूह भावना नहीं होती, यदि सभी लोग मिल करके कार्य नहीं करता, तो सागर के तल में जो जीवन सागर है, तो सागर के तल में जो अमृत है, उसे किसी भी कीमत पे कोई नहीं प्राप्त कर सकता, ना तो देवता और ना ही दानव, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो। तो ऐसे ही यदि ये जो हमारा जीवन रूपी सागर है, ये अलंकारिक वर्णन में यदि देखा जाए, तो हमारा जीवन भी एक समुद्र की भांति है जिसमें अनंत संभावनाएँ हैं।
आप इसी जीवन में रहते हुए या तो जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, उसी अवस्था में आप चक्र में घूमते रहेंगे, या फिर आप अपने जीवन का मंथन करके, अपनी आत्म मंथन करके, अपने अंदर जो छिपी हुई आत्म तत्व की जो अमरता है, अमृत तत्व है, उसको मंथन के द्वारा आप उस अमृत का भी रसावादन कर सकते हैं और अमृत को पान करके अपने जीवन में आत्मा का बोध करके अमर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समूह भावना से होती है। जैसे कोई संगठन होता है, संगठन के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। यदि वो टीम मजबूत है, जिस जिस भी संगठन का टीम मजबूत है, वो टीम बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है, बजाय उसके कि जिसके पास योग्य व्यक्ति तो बहुत थे, बहुत क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी टीम नहीं है, वो इंडिविजुअल है। तो अकेला-अकेला चीज़ें काफ़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखा जाता है कि समूह भावना का विकास हो, सभी लोग मिल-जुल करके एक लक्ष्य के लिए प्रेरित हों। तो जैसे आप कई बार एग्ज़ाम में भी देखते हैं, मिला करके चलता है, तो उसकी जो सामूहिक जो तरंगें उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशन उसमें उत्पन्न हो, पुल तक को यूँ ही उसकी ध्वनि से धराशायी हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए जब कोई सैनिक पुल क्रॉस करता है, तो उसको ये निर्देश दिया जाता है कि आप कदम ताल मिला करके यहाँ पे पुल क्रॉस ना करें, नहीं तो पुल टूट सकता है। तो छोटी-सी बात है, लेकिन जब समूह में करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो व्यवसाय की सफलता संस्था के द्वारा वातावरण पर निर्भर करती है। यदि संस्था का वातावरण ठीक निर्विवादित रहेगा और उसमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगा। यदि ठीक नहीं वातावरण और कार्य कार्य में कहीं न कहीं कोई खलल उत्पन्न होगा, कार्य जल्दी से उस लक्ष्य तक नहीं प्राप्त हो पाएगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, कई हमारे जो वर्क प्लेस के जो एटमॉस्फेयर है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को ठीक रखने की कोशिश की जाती है, वहाँ के वातावरण, लोगों में मधुर व्यवहार और मोटिवेशनल वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि लोग अधिक से अधिक निष्पादन कर सकें। इसका क्या लाभ है और इसकी फिर क्या हानियाँ हैं, ये दोनों चीज़ों को अभी हम देखते हैं। तो मौखिक संचार के होने वाले लाभ, इसमें हम देख सकते हैं पहला कि प्रभावशीलता। मौखिक संचार में क्या होता है, पारस्परिक विनिमय का एक प्रभावशील साधन है। इस संचार से संवाददाता और संवाददाता का व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण संवाद का जो संवाद है उसका प्रभाव पड़ता है, इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करते हैं। में श्रम की बचत बचत होती है, क्योंकि इसमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना पेन चाहिए, ना पेपर चाहिए, कोई साधन चाहिए, बस आप आए और उनसे कम्युनिकेशन किए, बातचीत की और समस्या का जो समाधान तो हो गया, जो संदेश आप देना चाहते थे वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो मौखिक संचार में संवादों को एक करने की आवश्यकता थी, केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कार्य चल जाता है। लगने वाले को लेखनीबद्ध करने अब है, तो लिखित संचार के लिए ये हानि हो जाएगा, क्योंकि वो स्पष्ट और सही तरीके से लिख करके पहुँचाने में टाइम लगता है। संदेह का निवारण, मौखिक संचार से संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता का प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण संवाद में किसी प्रकार का संदेह या भ्रम होना संभव नहीं हो पाता। ये बहुत ही कम होता है कि चूँकि सामने-सामनी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें संदेहों का गुंजाइश ज़्यादा नहीं होता और अनेक प्रश्न जो होते हैं, जो भी कुछ जिज्ञासाएँ होती है, जो संदेश प्राप्त करने वाले, तो उनके स्पष्ट उसका जो संदेह है वो वहीं पे स्पष्ट हो जाता है। यदि इस प्रकार में देखा जाए, तो वास्तव में किसी संवाद का संचार उस समय ही करता संवाद को उसी अर्थों में समझ लेता है, जो कि हमने पहले कि संवाद सक्सेसफुल तभी होता है, संचार सक्सेसफुल तभी है, जो संदेश जो देने वाला व्यक्ति था, जो अर्थ उसे समझाना चाहता था, जिस चीज़ को पहुँचाना चाहता था, वो उसी तरीके से यदि पहुँच जाता है, तो वो संवाद सक्सेसफुल माना जाता है, सफल माना जाता है। अतः मौखिक संचार संवाद को उसी अर्थ, जो अर्थ में संवाददाता देना चाहता है, उसको समझाने में बहुत ही सहायक होता है। तो ये यहाँ से आप समझ रहे होंगे। बाकी जब इसमें और चीज़ देखते हैं, तो चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण लाभ होता है, वो है प्रतिक्रिया की जानकारी। आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि आपके कहने से आपने जो मैसेज दिया है, उसको संवाद दिया है, उससे प्राप्तकर्ता का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये मौखिक संचार में संवाद प्राप्तकर्ता पर संवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, संवाद के संबंध में उसकी क्या रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, आदि की जानकारी संवाददाता को शीघ्र ही हो जाती है। ये इसका बेनिफिट है, इसका मेरिट है। सोचना, तो सोचने से संबंधित ये क्या है कि मौखिक संचार लिखित संचार की तुलना में अधिक ये सॉरी यहाँ पे है लोचता, मतलब कि लचीलापन।
लचीलापन यहाँ पे है। तो मौखिक संचार लिखित संचार की तुलना में फ्लेक्सिबल होता है। इसमें प्रेषित संवाद में आसानी से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। जब आप चाहें तो आप अपने जो कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप उसमें संदेशों में हेर-फेर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लिखित में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक ऑफिशियल लेटर में कोई मैसेज, कोई संदेश टाइप करके दिया गया है और यहाँ पे अथॉरिटी का सिग्नेचर है और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो इमीडिएट आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि परिवर्तन करने के लिए फिर सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो मौखिक संदेश है, उसमें लचीलता जो है वो ज़्यादा होता है। तो इलास्टिसिटी है ना, इंग्लिश से आप समझ सकते हैं। और बाकी कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जो व्यक्ति हैं, जो आपके स्टाफ हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि। मौखिक संचार द्वारा व्यक्तियों में वाद चातुर्य मतलब वाद विवाद की जो चतुरता है, कुशलता, व्यावसायिक आदि का विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि बोलने की क्षमता अच्छी होती है, प्रभावशाली वाचन हो पाता है, तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अनेक सभाएं सभाओं में ऐसे स्थानों पर उनका लाभ आपको देखने में मिलता है और जिनसे परस्पर विचार विमर्श करने से व्यक्ति में कार्य की क्षमता का विकास होता है। ये इसके बेनिफिट के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब इसकी कुछ यदि देखा जाए तो उसके दोष भी हैं। मौखिक संचार के कुछ दोष भी हैं। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से जो मौखिक संचार है उनके क्या गुण हैं, कौन कौन से इसमें गुण है नहीं है, या फिर क्या दोष हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव कूट के पूछा जा सकता है। तो इसमें हम पहला जो दोष देखते हैं, दोनों पक्षों की उपस्थिति इसमें आवश्यक होता है, तभी तो कम्युनिकेशन करेंगे। तो मौखिक संचार में आवश्यक है कि दोनों पक्ष, संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला, वहाँ पे उपस्थित हों, तो तभी वो जो संवाद है वो संभव हो पाएगा। संवाद के लिए जो होते हैं जो अनफिट फॉर लेंथी कम्युनिकेशन, मतलब बड़ा यदि संवाद करना हो, लंबे संवाद करना हो, तो इसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कितना लंबा आप बोलेंगे। बहुत लंबी बातचीत करना हो तो हर व्यक्ति से आप इंडिविजुअली इतना लंबा नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए लिखित संवाद आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो मौखिक संचार लंबे संवादों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि संवाद प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें याद रख पाना असंभव हो जाता है। वो भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 10-15 चीजों का आप योजना बता रहे हैं उनके सामने जाकर, तो वो सुनेगा तो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी उनके जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो चीजें, पुरानी चीजें जो धीरे धीरे उसके दिमाग से हटता जाएगा और कुछ सेकंड बाद उन्हें लगेगा कि वो लास्ट वाली चीजें उससे ज्यादा ध्यान रह जाएगी, या तो शुरू वाली चीजें कि उन्होंने ये चीज कहा, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, लंबे संवाद के लिए उपयुक्त ये है कि मौखिक के बजाय लिखित या अन्य कोई साधन इस्तेमाल किया जाए। लिखित साक्ष्य का अभाव, यहाँ पे आपने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, इन सब चीजों का कोई ज्यादा प्रूफ रहेगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें वर्बल था। हाँ, ये बात अलग है कि आपके समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मौखिक संचार के दोष के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। मौखिक संचार का प्रमुख दोष यह है कि मौखिक संचार में प्रेषित किए गए संवादों का कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता, और यदि संवाद प्राप्त करता बाद में अपनी स्थिति से विमुख हो जाता है, मतलब वो ये आपने आकर के मुझे नहीं बोला था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा बोला था या फिर वो जो कह रहा है उस तरीके से बोला था। तो इसके विरुद्ध कोई लिखित प्रमाण नहीं होने से किसी प्रकार की कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीज़ आप सभी, तो खैर इसका समाधान तो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं हो पाता। आप सभी भी इसे जानते हैं। मौखिक संचार के दोष और क्या है, तो भविष्य के संदर्भ के लिए अनुपयुक्त होता है, मतलब भविष्य में इसके रेफरेंस देने के लिए ये इतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं हो। सूचना है जिनका सामाजिक महत्व होता है, उनके लिए मौखिक संचार उपयुक्त रहता है, परंतु ऐसी सूचना जो व्यवसाय के प्रभावी संदर्भ के लिए आवश्यक होती है, उनके लिए मौखिक संचार सर्वथा अनुपयुक्त है। सामाजिक महत्व का है तब तो हम चलो वर्बली उन्हें बातचीत करके कहते हैं, लेकिन यदि कोई संस्थागत, कोई व्यावसायिक यदि हम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका चूंकि रेफरेंस रखना आवश्यक होता है कि उन्होंने, उस हिसाब से सारे कार्यों का निर्धारण और उसके कार्य कुशलता के बारे में एनालिसिस किया जाता है। तो उसका रिकॉर्ड रख पाना, उसकी रेफरेंस बना के रख पाना भविष्य के लिए ये संभव नहीं होने की वजह से ये अनुपयुक्त हो जाता है, ये इसका दोष है। और एक्सपेंसिव मीन्स मतलब खर्चीला, खर्चीला साधन इसमें होता है, और मौखिक संचार के अन्य साधनों की तुलना में खर्चीला साधन है यदि संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य काफी दूरी है, मतलब लंबा डिस्टेंस है, यदि गैप है, और संवाद का प्रेषण टेलीफोन द्वारा किया जाता है, तो टेलीफोन करने में काफी व्यय हो जाता है, जबकि यही संदेश डाक द्वारा भेजा जाए तो कुछ ही राशि की आवश्यकता होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि इंटरनेशनल कॉल आप करते हैं, मतलब अब तो चलो इंटरनेट भी आ गया तो ये भी आपको खर्चीला साधन नहीं लगेगा, लेकिन यदि पहले के समय में देखा जाए जब आप मोबाइल कॉल जनरली करते थे, तो जैसे रोमिंग लगता था और वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी उस समय, तो उस समय इंटरनेशनल कॉल के लिए अलग से आपको रिचार्ज करना पड़ता था, और
प्रत्येक मिनट के अलग-अलग चार्जेस अलग-अलग देशों के हिसाब से लगता था। तो ये आपके लिए काफ़ी खर्चीला हो जाता था। सोचने के लिए अपर्याप्त समय। वर्बल कम्युनिकेशन का एक और बहुत बड़ा दोष ये होता है कि जो मौखिक संचार में संवाददाता को संवाद के प्रेषण में कम समय मिलता है। मतलब इसलिए उस पार्टिकुलर कम समय के लिए उसमें सोचने का समय बहुत कम मिल पाता है और जिससे कभी-कभी जल्दी-जल्दी में संवाददाता द्वारा कुछ कटु शब्द भी निकल जाते हैं। मतलब कुछ गलत उच्चारण भी हो जाता है क्योंकि वो समय लिमिटेड होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जो एक बार बोल दिया हो। तो ऐसे में इस प्रकार के संवाद प्राप्तकर्ता को भी संवाद के संबंध में सोचने से बोलने वालों के लिए बोलने में कठिनाई हो जाती है जल्दी-जल्दी में और ऐसे ही सुनने वालों का जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, टीवी में जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐड आता रहता है, कुछ ही सेकंड के प्रचार सामग्री होती है, लेकिन वो इतनी फास्ट चलता रहता है दिन भर आपकी आँखों के सामने चलता रहता है न्यूज़ के बीच में कि आप वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर विचार करके निर्णय नहीं लेते। बस आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो एंटर कर जाता है। खरीदारी करने जाते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ वो जो संदेश है, वो अचानक ही अपना काम करके निकल जाता है और उस प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि करता है प्राप्त करने वाला जो रिसीवर है, वो भी बहुत ज़्यादा सोचने का समय उसको और जो बोलने वाला है, उनको भी समय की यहाँ पे कमी होती है। इस वजह से बोलने वालों के लिए भी कुछ थोड़ी दिक्कत हो जाती है और सुनने वालों के लिए भी उसके बारे में था। मौखिक संचार के साधन कौन-कौन से हैं? अब थोड़े से साधन तो आप सभी जानते हैं, तो केवल हम यहाँ पे नाम बता देते हैं। प्रशिक्षण पाए कोर्स होती है, को उसका पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, तो मैं नवीन रूप से किसी निजी संस्था में गतिविधियों करने के लिए उसका एक पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसका पूरा एक डिटेल एन वो मॉड्यूल दिया जाता है कि कार्य करना है आवश्यक, उसमें निर्देश और शिक्षा दी जाती है। साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है और जिसमें नियुक्ति के समय साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, तो ये सब क्या है वर्बल है। तो साक्षात्कार के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, प्रशिक्षण के लिए भी मौखिक रूप से देते हैं। संयुक्त विचार विमर्श विमर्श होते हैं। संयुक्त विचार विमर्श में द्विमार्गीय संचार होता है, जिसमें किसी के नियोजन एवं कर्मचारियों के मध्य अनेक मामलों में प्रारंभिक विचारों का आदान-प्रदान होता है। सभा एवं सम्मेलन, जैसे जब कभी आप कोई मीटिंग में जाते हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में आप अटेंड करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी कंपनी या अन्य संगठन द्वारा आयोजित प्रत्येक सभा तथा सम्मेलन में सूचनाओं के प्रेषण, वाद-विवाद एवं विचार विमर्श का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्या है मौखिक कम्युनिकेशन था मतलब मौखिक संचार था जो कि इन माध्यमों से संपन्न होती है। नेक्स्ट जो हम इसमें सुनते हैं, चाहे म्यूज़िक सुनते हैं या फिर न्यूज़ सुनते हैं या फिर कथा चीज़ों को सुनते हैं, तो ये अभी एक मौखिक संचार का प्रमुख साधन है जो कि पिछले कुछ समय में मतलब पिछले दशकों में काफ़ी लोकप्रिय था, जब टेलीविज़न इतना ज़्यादा सुलभ नहीं था। तो उस समय रेडियो काफ़ी प्रभावी माध्यम हुआ करता था, अभी भी है, अभी भी एफ़एम के माध्यम से लोग सुनते हैं, जिसके माध्यम से अनेक सूचनाएँ श्रोताओं को प्राप्त होती रहती है। ज्ञापन तथा कुछ हद तक जनसंपर्क के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है। और स्पीचेज़ मतलब भाषण, यह भी मौखिक संचार के लिए एक अनुकूल साधन है। इस साधन के माध्यम से अनेक सूचनाएँ अधिक से अधिक व्यक्ति को पहुँच जाती है। एक कंपनी के अध्यक्ष द्वारा भाषण कंपनी की नीति संबंधी अनेक सूचनाओं को अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुँचाने में सहायक होता है। तो ये देखते हैं ना कोई भी चीज़ होता है जैसे प्रधानमंत्री हैं या फिर अन्य नेता लोग हैं, तो वो भी देश के योजनाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में भाषण के माध्यम से अपनी जो मैसेज है, अपना जो योजना है, अपनी जो उद्देश्य है, वो जनसामान्य तक, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही टेलीफ़ोन है। टेलीफ़ोन मौखिक संचार के लिए उपयुक्त साधनों में से एक है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब तो टेलीफ़ोन जिसे मोबाइल के रूप में भी हम देखते हैं कि पहले टेलीफ़ोन होता था, अब मोबाइल भी आपके हैंड में आ गया, तो इनसे आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। इस साधन के माध्यम से काफ़ी लंबी दूरी तक आसानी से संवाद पहुँचा सकते हैं, बिना वहाँ पे गए हुए। डायरेक्टली मतलब घर बैठे ही और यात्री के माध्यम से, जैसे जो ट्रैवलर होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो भी यात्री विक्रय प्रतिनिधि एवं इसी तरह के अन्य प्रतिनिधि विक्रय संगठकों तथा भावी ग्राहकों के मध्य संचार की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसमें भी जो मौखिक संचार सम्मिलित होता है। तो ये सभी मौखिक संचार के जो माध्यम थे, जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे देखते हैं कि लिखित संचार क्या है? मौखिक संचार इतना हमने समझ लिया, लिखित संचार क्या है? लिखित संचार जो से आशय संवाददाता द्वारा किसी संवाद को लिखित रूप में प्रेषित करने से है। जैसे न्यूज़ में रिपोर्ट भेजते हैं, तो लिखित संचार होता है। मौखिक और लिखित संचार प्रक्रिया 2 धाराओं में होती है, अर्थात एक ही सिक्के के 2 पहलू के समान है। लिखित संचार के लिए पत्र-पत्रिकाएँ, बुलेटिन, प्रतिवेदन, हैंडबुक, मैनुअल, सुझाव पुस्तिकाएँ, डायरियाँ, समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे देखिए कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम आप संपादित कर संचालन कर रहे हैं, तो उसके लिए लिख कर के आप उसे न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए देते हैं।
तो संवाद लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो संवाद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद स्पष्ट हो, सुंदर हो, आकर्षक ढंग से लिखा जाना चाहिए और संवाद की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। भाषा की अशुद्धता से अनेक विवाद अनावश्यक तौर पर उत्पन्न हो जाती है। संवाद की भाषा शुद्ध होने के साथ-साथ नम्र एवं मधुर होनी चाहिए। संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेक अर्थ ना निकलते हों, नहीं तो लोग भ्रम में पड़ेंगे। संवाद में प्रस्तुत की गई सामग्री में धारावाहिकता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो, इससे लोगों को समझने में भी कन्फ्यूजन होगी। और संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि संवाद अपूर्ण रह जाए। मतलब सार संक्षेप रूप में कहने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाए। तो इसके लिए पूर्णता का त्याग नहीं होना चाहिए, यानी कि पूर्ण हो लेकिन संक्षेप में हो। संवाद की भाषा किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं होना चाहिए और यदि संभव हो तो संवाद को टाइप करके या छपवा करके भेजना चाहिए, ताकि किसी की राइटिंग की वजह से या किसी लेखन की जो स्टाइल है उसकी वजह से समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही ये था लिखित संवाद। लिखित संचार के जो माध्यम है उसका लाभ क्या है? मतलब जब हम कहते हैं ना कि एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, इसका क्या है? तो मौखिक एवं लिखित संचार प्रक्रिया की जो 2 धाराएँ हैं, जहाँ पर मौखिक संचार उपयुक्त नहीं होता, वहाँ पर लिखित संचार का प्रयोग ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ मौखिक काम नहीं कर पाता, जहाँ मौखिक का थोड़ी कमियाँ आ जाती है, वहाँ पे लिखित संचार ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे कि रिकॉर्ड रखने के रूप में, वैलिडिटी के लिए या फिर प्रमाण के लिए, तो लिखित संचार का प्रयोग होता है, पर लिखित संचार प्रभावी कहाँ नहीं होता, जहाँ पर मौखिक संचार का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाना हो एक साथ, कम समय में, तो मौखिक संचार उपयोगी, जैसे भाषण देना। लिखित संचार व्यवसाय संचार व्यवस्था के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। लिखित संचार के प्रमुख लाभ क्या-क्या है? 2 पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, आप मैसेज लिख करके छोड़ दीजिए। वो उस मैसेज को प्राप्त करके, पढ़ के समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों को उपस्थित रहना, प्रेज़ेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। मौखिक संचार के लिए संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये दोनों व्यक्ति उपस्थित हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रेषक जो है, संवाद देने वाला है, उसने अपने संदेश लिख करके, टाइप करके छोड़ दिया, एनवेलप में डाल करके उसके सामने प्रेषित कर दिया। वो व्यक्ति जब मिलेंगे, उस पत्र को पढ़ के समझ जाएँगे कि ये क्या कहना चाहता था। और विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए ये उपयुक्त होता है। विस्तृत और जटिल सूचनाओं के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। सुटेबल फॉर लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन, लिखित संचार विस्तृत और जटिल सूचनाओं के प्रेषण के लिए अधिक उपयोगी होता है। सूचनाएँ लिखित में होने के कारण वह कितनी ही विस्तृत क्यों ना हो, उन्हें बाद में देखा जा सकता है। इस प्रकार जटिल सूचनाएँ लिखित में होने के कारण धीरे-धीरे समझी जा सकती है और उसे यदि एक बार में समझ में ना आए, तो बार-बार पढ़ कर के समझा जा सकता है। जैसे आप कहते हैं ना, कोई-कोई टॉपिक ऐसा होता है, जो आपको तुरंत समझ में नहीं आता, तो आप उसको बुक में क्या करते हैं, बार-बार पढ़ते हैं। एक-एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर उसका अ, आगे के सेंटेंस का, पिछले सेंटेंस से उसके तर्क को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप समझ जाते हैं। तो लिखित में ये फ़ायदा होता है कि आप उसे एक बार में नहीं समझ में आया, तो दोबारा पढ़ कर के आप उसे समझ लेते हैं। तो लिखित में विस्तृत और जटिल सूचनाएँ जो होती हैं, जिसे समझने में देरी लगे और जो बड़ा सूचना है, तो उसको लिखित में ज़्यादा फ़ायदा होता है। मितव्ययता, मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए, तो ये कम खर्चीला होता है। संवाददाता द्वारा किसी संवाद को लिखित रूप में संवाद प्राप्तकर्ता के पास भेजने में बहुत ही कम राशि व्यय करनी पड़ती है। लेकिन इसका डिमेरिट में भी एक चीज़ ये आ जाता है कि इसमें समय, श्रम और मेहनत ज़्यादा लगता है। ये आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि इसमें लिखित प्रमाण के रूप में भी ये काम करता है, जो कि मौखिक संचार में ये एक तरीके से डिमेरिट था। यहाँ पे ये मेरिट में आ गया, क्योंकि ये लिखित प्रूफ हो जाता है, एक तरीके से प्रमाण हो जाता है कि हाँ, लिखित संवाद होने के कारण भविष्य में यह प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यदि कोई भी पक्ष संवाद से विमुख हो जाए या उससे मुकरने की कोशिश करे, तो वो नहीं मुकर पाता है, तो उसे बाध्य करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त होता है, सुटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे पिछले में देखा था कि वो उपयुक्त नहीं होता है, तो यहाँ पे ये उपयुक्त होते हैं। और कई व्यक्तियों को एक साथ सूचना पहुँचाया जा सकता है, मतलब बल्क में, जैसे कि कोई मैसेज था, हमने जैसे अभी आपको मैसेज करते हैं ग्रुप में, तो लिखित सूचनाएँ हम उसमें लिखित को मैसेज करके कई लोगों को एक साथ दे सकते हैं। वैसे लेटर भी बहुत सारे लोगों को एक साथ कर सकते हैं। लेटर लिखा और उसको फ़ोटोकॉपी करके, ज़ेरॉक्स करके बहुत सारे लोगों तक हम आसानी से पहुँचा सकते हैं। परस्पर अविश्वास के समय उपयुक्त होता है, जब कोई लोग आपस में विश्वास नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन में कि नहीं आपने बोला है कि नहीं बोला है, तो लिखित रूप में अपने सिग्नेचर के माध्यम से उसे भेजते हैं, तो लोगों में विश्वास बना रहता है। ये मेरी संस्था के हेड का ही मैसेज है और इसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो प्रत्येक संस्था में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, जहाँ संवाददाता एवं संवाद प्राप्तकर्ता में परस्पर अविश्वास हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति संदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब आता है कि इसके दोष क्या हैं? तो यद्यपि मौखिक संचार व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए लिखित संचार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह व्यवस्था
लेकिन यह व्यवस्था भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई दोष ना हो। इसमें से क्या क्या दोष होते हैं, तो अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयुक्त है, अशिक्षित लोगों के लिए क्या है, ये अनुपयुक्त है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लिखे हुए मैसेज को पढ़ करके उस संदेश को अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। और दूसरा, समय, श्रम एवं धन का अपव्यय हो। बहुत समय लगता है कोई भी मैटर को लिखने के लिए। आप जितना लिखेंगे फिर उसके लिखने में भी टाइम लगेगा, बोलना उसके तो में ज्यादा सरल हो जाता है। अब आप बोल करके फटाफट आप कोई भी संदेश को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस लिखित संचार में प्रत्येक संवाद को लेखनीबद्ध करने में समय लगता है, श्रम लगता है, मेहनत भी लगता है, धन भी अपव्यय होता है, पेपर पेन और सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लिखित संचार में यदि कोई बात लिखने से छूट जाए तो पुनः नया संवाद लिखकर भेजना पड़ता है। अब तो खैर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो गई, तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है टाइप करने में, तो हम उसको क्रसर यहाँ पे ला करके फिर उसे टाइप करके सुधार लेंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था, जब पेपर पेन से ही हम ज्यादातर लिखा करते थे, तो पेपर पेन में क्या होता था, यदि हम पेपर में कहीं पे कुछ भी गलती लिखा गया है तो हम उसको वहां बीच में बड़ी सेंटेंस को नहीं डाल सकते, तो इसके लिए इसको काट करके दूसरे पेपर पे फिर से उसी चीज को लिखना पड़ता है, और यदि उसमें भी फिर गलती हो गई तो फिर लिखना पड़ता था। तो काफी ज्यादा मतलब कि समय लगता था, श्रम भी लगता था और धन का भी अपव्यय होता था, क्योंकि जितने पेपर आप लेंगे, खरीदेंगे, लिखेंगे और फेंकेंगे, उतना पैसा आपका लगेगा। तो पुनः नया संवाद लिख करके भेजना पड़ता था, और जब तक संवाद प्राप्त करता कुछ भी कार्य नहीं कर पाता था, क्योंकि जो जब तक उसे संदेश मिलेगा नहीं तब तक वो आगे क्या कर सकता है। लेकिन संवाद अत्यधिक विस्तृत में लिखना होता है, अतः इन सभी तथ्यों में श्रम, समय एवं धन की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। बाकी ये होता है कि गोपनीयता का भाव इसमें होता है, मतलब इसमें गोपनीयता बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि वो लिखित मैसेज किसी के भी हाथ लग जाए यदि, तो आपकी जो सारी सीक्रेट है वो बाहर निकल सकता है। लिखित संचार में संवाद की गोपनीयता रखना कठिन हो जाता है, जबकि मौखिक संवाद में संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता तक ही सीमित रहता है। मतलब जैसे पहले गुप्तचर होते थे, सामने जाकर के उनसे बात किया और उन्हें उसी तरीके से बात करके निकल आए। लेकिन यदि लिखित है तो हो सकता है किसी कारणवश उसे कोई या उसको धोखे से उनसे हासिल कर ले, तो इससे उसकी गोपनीयता बनी रहेगी, इसकी नहीं हो पाती है। अतः उसकी भी गोपनीयता बनी रहती है किसमें, मौखिक में, जबकि लिखित में गोपनीयता का जो वो है वो कम होता है। लिखित संचार में अनेक औपचारिकताओं का पालन करना होता है, अतः संदेश को अनेक व्यक्तियों से गुजरना होता है, जो कि गोपनीयता में कमी लाती है। संवाददाता की भावनाओं को प्रकट करने में असफल होता है। लिखित में क्या है कि जो आपने लिखा है उसकी भावनाएं क्या है, वो किस प्रकार, किस भाव से लिख रहा है, ये पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है। लिखित रूप में जो संवाद होने के कारण प्राप्तकर्ता को संवाददाता दाता की भावनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। मौखिक संचार में संवाददाता की जो होते हैं, जो संवाद देने वाला होता है, बोलने वाला वक्ता होता है, उनके भाव, अपने भाव शब्दों के रूप में उनके हाव भाव आदि से समझ में आ जाता है। लेकिन लिखने में, चूंकि लिखने वाला व्यक्ति जो प्रेषक है, जिसने लेटर लिख के भेजा है, उसकी पूरी दृश्य आंखों के सामने नहीं होता कि वो किस भाव से, किस परिस्थिति में, किस पीड़ा के साथ लिख रहा है या किस खुशी के साथ लिख रहा है। तो अक्षरों मात्र से, मतलब शब्द संदेश से बहुत व्यक्ति उसको समझने में, उस भाव को अनुभूत करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ये था इसके दोष के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लिखित संचार के साधन कौन कौन से हैं। जैसे हमने मौखिक के साधन पढ़े थे कि गोष्ठी हो गया, रेडियो हो गया, अन्य सारे टेलीफोन वगैरह जितने भी था। अब लिखित साधन के जो माध्यम देखते हैं, तो एजेंडा फॉर्म, मतलब किसी संस्थान के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या कार्य करने वाले हैं, तो उसमें भी लिखित संचार के साधन है कि उस फॉर्म के माध्यम से वो अपनी मैसेज लोगों को डिलीवर करते हैं। कि संस्थान सभा में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण, मतलब क्या क्या कार्य करने वाले हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या क्या है, तो इससे सभा में जो लोग हैं उन तक सूचनाएं प्रदान की जाती है। तो इनकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को भेज दी जाती है, मतलब एजेंडा, उनका क्या क्या आज का एजेंडा है, क्या क्या कार्य करने वाले हैं, बुलेटिन के रूप में। कुछ संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए बुलेटिन का निर्गमन करती है। इस बुलेटिन के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था की प्रगति के बारे में अवगत कराया जाता है तथा नवीन जानकारियों, नवीनतम तथ्यों की जानकारी दी जाती है। पत्राचार, मतलब दिन प्रतिदिन के आने वाले तथा जाने वाले पत्र अथवा पत्राचार व्यवसाय तथा इसके ग्राहकों के मध्य संचार की एक जीवन रेखा का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी कुछ आपको यदि कोई संशय लगता है तो आप सीधा उसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, लेटर लिख करके उससे आवेदन के रूप में या किसी माध्यम से पोस्ट करते हैं। तो ये भी एक है, पत्राचार के माध्यम से आप लिखित कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से, मतलब ज्ञापन के माध्यम से भी लिखित संचार कर सकते हैं। बहुत से कार्यालयों में दैनिक प्रशासन संबंधी सूचनाएं या निर्देश देने हेतु सामान्यतः जो तार्किक पूर्वक आने की किया जाता है, मतलब कि एक तरह से ज्ञापन प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म यहाँ पे मिनट्स होते हैं, मतलब किसी कंपनी संस्था प्रत्येक सभा अथवा आम किए गए कार्य को लिए गए निर्णयों का एक लिखित अभिलेख
रिकॉर्ड होता है। मतलब कि इसमें बहुत सी कंपनियों इस हेतु सूक्ष्म पुस्तिकाओं का, मतलब छोटी-छोटी पुस्तिकाओं, बुकलेट्स का निर्माण करती है। आधिकारिक प्रकाशन, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं, जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी उनकी कार्यशैली है, उन सब चीज़ों का ऑफिशियल पब्लिकेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। मतलब ये जितनी सारी आइडिया आपके दिमाग में आता है लिखित कम्युनिकेशन का, वो सारा इसमें जिसमें लिखने का कार्य होता है। ओवरऑल आप ये ध्यान रखिएगा, यदि एग्जाम में ऐसे कोई ऑप्शन आता है, तो देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम दिया गया है, वो क्या बोलने के माध्यम है, या लिखने से संबंधित माध्यम है, या फिर भाव भंगिमा से संबंधित माध्यम है। तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट जो हमारा है, वो है नीति पुस्तिकाएँ। नीति पुस्तिकाएँ मतलब कुछ संस्थाएँ अपने कार्यवाहकों को, एग्जीक्यूटिव्स को और पर्यवेक्षीय पदों को, कार्य करने वाले व्यक्तियों को संस्था की रूपरेखा, सामान्य नीति और विभागीय नीतियों की सूचना देने के लिए नीति पुस्तिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि इनकी क्या पॉलिसी है, कैसी नीति के साथ वो कार्य करता है। तो इससे भी ये एक प्रकार से लिखित संचार का माध्यम है। कार्य पुस्तिका, कार्य विधि पुस्तिका है, वो अपने कार्य किन विधियों से किस तरीके से करते हैं। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, उनके संस्थान में कितना क्या प्रगति हुआ, आगे क्या-क्या और उसकी उपलब्धि हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का जो रिपोर्ट होता है वो लिखित तरीके में होती है। टेलीप्रिंट, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संचार के लिए वर्तमान समय में टेलीप्रिंट का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। और सुझाव योजनाएँ यदि आप मान लीजिए कहीं भी आप जाते हैं, तो उसमें कहते हैं ना कि किसी भी कर्मचारी से या कहीं अपने स्टाफ से कोई सुझाव चाहते हैं, तो वहाँ पे लेटर बॉक्स होता है कि आप सुझाव पेटी, तो उसके माध्यम से वो लिखित माध्यम से भी आप सुझाव दे सकते हैं। और उस बॉक्स में और उसमें कार्य उत्साह प्रदान करने के लिए जो भी कुछ सुझाव हो उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, लिखित माध्यम थे, लिखित संचार के माध्यम थे। और सांकेतिक संचार ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 प्रकार के हमें आज संचार पढ़ना था। पहला तो ये था कि मौखिक संचार क्या है, दूसरा ये था कि लिखित संचार क्या है, और तीसरा ये था कि सांकेतिक संचार क्या है। तो ये तीनों संचार हम अभी आज पढ़ ले रहे हैं। पहला दोनों ये कंप्लीट हो गया है। तीसरा सांकेतिक संचार में गेस्चरल कम्युनिकेशन ये होता है। यह संचार का एक ऐसा साधन है जिसमें ना बोलना पड़ता है और ना ही लिखना पड़ता है, मतलब इन दोनों से अलग। तो इसलिए तीसरी कैटेगरी में आता है। इस साधन में संवादों का संचार केवल संकेतों, हाव-भाव एवं इशारों द्वारा होता है। मतलब भाव भंगिमा द्वारा। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आप कभी आपकी सोसाइटी में या कहीं ऐसे लोग मिले जो बोल नहीं पाते, तो हाव-भाव भंगिमा से ही अपनी बातों को रखते हैं और लोग उनकी बातों को समझने में सफल भी होते हैं। तो वर्तमान समय में व्यवसाय से संबंधित अनेक ऐसे संवाद होते हैं जिन्हें बोलना एवं लिखना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में सांकेतिक भाषा द्वारा संवाद का संप्रेषण किया जाता है। संकेतों में ज़रूरी नहीं है कि केवल शारीरिक संकेतों के माध्यम से या भाव भंगिमा से भी करें, बल्कि कोड के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से भी वो संप्रेषण किया जाता है। सांकेतिक संचार में पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना, व्यक्ति से हँसकर हाथ मिलाना, किसी कर्मचारी के कार्य को देखकर प्रशंसा करना, इशारे करना, जैसे आँखों से इशारे कर देना या अंगुली से इशारा करना, या किसी अन्य प्रकार का संकेत देना, ललाट पर तरह-तरह की सलवटें डालना, मतलब कि एक तरह से, मतलब जैसे हम नाराज़ हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, आँखें थोड़ा घुमाना। तो इस प्रकार के जो संकेत है, जिससे भी लोग समझ जाते हैं बिना बोले कि यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक संचार, ये भी एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे, जो काफ़ी छोटा है। आप देखते हैं कि औपचारिक संचार क्या होता है, जब संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य जो है औपचारिक संबंध हो, तब उनके बीच जो संवादों का आदान-प्रदान होता है, उसे औपचारिक संचार कहलाता है। संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य औपचारिक संबंधों का निर्माण संगठन चार्ट द्वारा होता है। संगठन चार्ट मतलब कि जैसे पहले अध्यक्ष होते हैं, अन्य लोग स्टाफ होते हैं, सचिव होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, तो ये सब संगठन चार्ट होते हैं, मतलब वो संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये जो इस चार्ट के आधार पे जो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम औपचारिक संचार कहेंगे। इसमें क्या होता है, इस चार्ट के आधार पर अधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। इन्हीं अधिकार एवं उत्तरदायित्व द्वारा औपचारिक संचार का मार्ग निर्धारित होता है, जो कि आगे हम चार्ट में देखेंगे। आज किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकारों का प्रत्यायोजन से ही औपचारिक संचार का उदय होता है। किसी संस्थान का संगठन चार्ट भी यह प्रदर्शित करता है कि किस संवाद को किन-किन स्तरों से होकर गुजरना पड़ेगा। कि यदि मान लीजिए स्टूडेंट कोई इन्फॉर्मेशन वीसी सर तक पहुँचाना चाहता है, तो स्टूडेंट किनसे बात करेगा, टीचर से, टीचर किससे बात करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आगे बात करेगा और वो धीरे-धीरे वीसी तक जाएगा। तो ये एक तरीके से संगठन का चार्ट होता है, जिससे वो कम्युनिकेशन जो चलता है, इसको हम औपचारिक संचार के रूप में देखते हैं। औपचारिक संचार मार्ग जो है पूर्व निश्चित होते हैं, मतलब पहले से निर्धारित होता है, और जो संगठन में सुव्यवस्था तथा एकीकरण द्वारा निर्धारित तथ्यों की प्राप्ति में सुलभ बनाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि औपचारिक संचार मार्ग स्पष्ट होने चाहिए। कौन से किसने आदेश एवं निर्देश प्राप्त करेगा, मतलब कौन व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा
और कौन देगा, कहाँ से निर्देश मिलेगा, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित होती है। और यदि किसी व्यक्ति को समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए किसके पास जाना चाहिए, इन सभी चीजों का निर्धारण स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक होता है, जो कि औपचारिक संचार में होता है। औपचारिक संचार प्रायः लिखित रूप में होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रमाणिकता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लिखित रूप में होती है। ये अस्थायी आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट पत्र आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो ये आपको औपचारिक संचार यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बाकी अनौपचारिक संचार, अनौपचारिक मतलब कहते हैं ना कि इनफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य अनौपचारिक, तो अनौपचारिक संबंध होते हैं, तो उनके मध्य के संवाद को आदान प्रदान करने को अनौपचारिक संवाद संचार कहते हैं। अनौपचारिक संचार मतलब क्या होता है, जैसे कुछ समय पूर्व तक अधिकांश प्रबंधक औपचारिक संचार को अधिक महत्व दिया करते थे, जिसमें लिखित रूप से, अब जाने की जो पहला टाइप आपने पढ़ा था औपचारिक, तो उस तरह के संचार को अधिक महत्व दिया करते थे। परंतु अब अनेक संस्थाओं में केवल औपचारिक मार्गों द्वारा ही संचार नहीं होता, अपितु संवाददाता एवं संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य अनौपचारिक संबंधों का महत्व बढ़ने लगा है। अनौपचारिक मार्गों का महत्व भी समझा जाने लगा है, और इसमें अनौपचारिक संचार का लिखित में होना आवश्यक नहीं होता। इसे ग्रेप वाइन या बुश टेलीग्राफ की संज्ञा भी दी जाती है। संचार के इस प्रकार में सबका आदान प्रदान संगठन चार्ट द्वारा निर्धारित मार्गों के अनुसार नहीं होता। संगठन चार्ट, जैसे मैंने कहा ना कि पहले हेड होते हैं, हेड के नीचे कई अधिकारी होते हैं, उनके भी कुछ और स्टाफ होते हैं, फिर पब्लिक होते हैं। तो ये जो चार्ट होते हैं, जरूरी नहीं कि ये अनौपचारिक संचार जो होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं, उसको संगठन चार्ट के अनुसार चलने की बाध्यता नहीं होती है। और आपसी संबंधों के ये जो होते हैं, संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य आपसी संबंधों के आधार पे होते हैं। मतलब हम लोग जो आपस में जानते हैं एक दूसरे को, तो इस प्रकार से बातचीत कर लेते हैं। यदि व्यवसाय में कार्य करने एवं पूर्व करने से हैं, तो इस प्रकार के संचार में संस्था की कार्यकुशलता बढ़ती है। यदि इसमें अनौपचारिक संचार है तो, और विकास होता है, क्योंकि इस प्रकार का जो औपचारिकताओं से वो मुक्त होता है, तो इसमें कम बाधाएं होती है, और कई बार बहुत सारी समस्याओं का इसी स्तर पर समाधान हो जाता है। अब आता है कि हमारा जो नेक्स्ट है हमारा इसमें, कि अनौपचारिक संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो अनौपचारिक संचार के जो 4 मार्गों को इसमें देखा जा सकता है। पहला तो है एकल लड़, मतलब कि एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार के जो संचार होते हैं उसको एकल, सिंगल स्ट्रेन, मतलब कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो ये सिंगल ट्रेन होते हैं। और दूसरा जो टाइप्स होता है वो गॉसिप, मतलब एक व्यक्ति बैठ करके कई व्यक्तियों से आपस में बातचीत कर रहा है, मतलब कहता है ना कि गपशप कर रहा है, तो ये क्या होगा, गॉसिप का टाइप हो गया। संभाव्यता, मतलब यहाँ पे इक्वल संभावनाएं होती है कि कोई व्यक्ति यदि कम्युनिकेट कर रहा है तो किसी से भी जुड़ सकता है, कहीं से भी बात कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, तो कहीं भी रैंडमली मतलब किसी से बात कर रहा है, तो ये संभाव्यता मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे सैंपलिंग रिसर्च में पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन कहीं भी किसी से भी बात कर सकता है रैंडमली, बहुत सारे भीड़ में से गिन चुन करके नहीं, मतलब छाट छाट के किसी रेशियो के आधार पे नहीं, अचानक कोई मिल गया उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी से भी बात करना संभव हो सकता है। जैसे रेडियो में नहीं होता कि सडनली कॉल आया तो कहते हैं कि जिसका कॉल उसने रिसीव किया सडनली उनसे बात कर लिया, तो इसमें संभाव्यता मतलब इसमें कोई भी बातचीत में शामिल हो सकता है। गुच्छ मतलब क्लस्टर टाइप, मतलब अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड करके लोगों से कम्युनिकेट करना, अलग अलग गुच्छों में डिवाइड करके उनसे बातचीत करना, तो ये क्लस्टर माध्यम से बातचीत होता है। तो ये अनौपचारिक संचार के मार्ग थे जिसे हमने यहाँ पे देखा। अब बात आता है कि ये जो संचार है वो किस मार्ग से होकर के होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 मार्ग आप देख सकते हैं, 3 तरीके देख सकते हैं। नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार और समतल संचार। नीचे जैसे कि अध्यक्ष से जो जनरल मैनेजर होते हैं, विभागीय मैनेजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो ये नीचे की तरफ का संचार प्रवाह है। अब इसी को यदि रिवर्स कर दिया जाए, कर्मचारी से फोरमैन, फोरमैन से विभागीय मैनेजर, मैनेजर से जनरल मैनेजर, और वहां से अध्यक्ष, तो ये ऊपर की तरफ का संचार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें जानने के लिए क्या आवश्यक है। केवल जानने का ये आवश्यकता है कि जो संचार है नीचे की ओर संचार वाले में, तो उसमें माध्यम कौन कौन सा होगा। तो मौखिक संचार में जो माध्यम होता है वो क्या क्या होते हैं, तो हमने जो पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप इस चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत निर्देश हो सकता है, निजी भेंट मुलाकात हो सकती है, सभाएं सम्मेलन हो सकता है, भाषण हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, विचार गोष्ठियां हो सकती है, लिखित में क्या हो सकता है, पत्र हो सकता है, मेमो हो सकता है, इश्तिहार हो सकता है, वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट हो सकता है, हस्त पुस्तकें और पत्रिकाएं हो सकती है, सूचना पट यानी कि नोटिस
पटल हो सकता है, निर्देश एवं आदेश हो सकता है लिखित में। और सांकेतिक में क्या हो सकता है, हस्त संकेत मतलब हाथों से संकेत करना, पीठ थपथपाना, प्रसन्न मुद्रा का प्रदर्शन, घृणा प्रदर्शित करना, आंखों से इशारा करना, ललाट पर बल डालना। तो ये सारी चीजें ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये इसमें जो नीचे की तरह के संचार में ये माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा कि जो ऊपर की ओर संचार के माध्यम है, यह संचार जो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जैसे कर्मचारी से फॉरमैन, फॉरमैन से विभागीय मैनेजर, जो कि मैं पिछले भी बताया था। तो इसमें क्या है, मौखिक संचार में क्या क्या करते हैं, तो मौखिक संचार में नीचे से ऊपर तक के संचार के लिए हम साक्षात्कार मेथड का उपयोग करते हैं, टेलीफोन से बातचीत कर लेते हैं, प्रत्यक्ष विचार विमर्श करते हैं, सभाएं, सम्मेलन, संघ और संघ का निधि के माध्यम से भी। लिखित में क्या, व्यक्तिगत प्रपत्र देते हैं, सुझाव देते हैं, शिकायतें देते हैं, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, संघ प्रकाशन। तो ये सारी चीजें नीचे से, मतलब नीचे वाला व्यक्ति कैसे यहाँ तक बात पहुंचाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने लायक ये है कि दोनों एक चीज नहीं है, आप कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक चीज है। जैसे ये हो गया कि अध्यक्ष यदि किसी मैसेज को यहाँ तक पहुंचाना चाहता है तो कैसे पहुंचाएगा, तो इसके लिए मौखिक मौखिक तरीका क्या है, अध्यक्ष को यहाँ पहुंचाने, अध्यक्ष के मैसेज को पहुंचाने के लिए लिखित तरीका क्या है और सांकेतिक तरीका क्या है, तो ये तरीके थे। अब जैसे यदि नीचे से, मतलब जो निचले पायदान पे स्थित व्यक्ति है, यदि कर्मचारी है, यदि कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचाना चाहता है, तो ये मौखिक संचार के कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेगा, लिखित संचार के कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेगा। तो इसमें साक्षात्कार भी कर सकता है, जैसे कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो साक्षात्कार मेथड के माध्यम से आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आप वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं। और क्या करते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विचार विमर्श के लिए भी कर सकते हैं, सभाएं और सम्मेलन में जाकर के गोष्ठियों में अपनी बात रख सकते हैं, और संघ प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें थी। और वही लिखित में क्या है, व्यक्तिगत पत्र आप एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, सुझाव के माध्यम से जा सकते हैं, शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं, आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट जो कुछ भी है वो कर सकते हैं, संघ प्रशासन भी कर सकते हैं। अब समतल संचार क्या होता है, समतल संचार, ये आपको थोड़ा सुनने में लग रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आखिर है क्या। तो जब एक ही स्तर के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संचार होता है, जैसे कहता ना, ये क्या था, ये एक ही स्तर के व्यक्ति नहीं थे, ये कोई उच्च पद पे है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो इसलिए इसको या तो ऊपर की ओर संचार देख रहे हैं या फिर नीचे की ओर का संचार। समतल में ये होता है कि व्यक्ति सब अपने एक ही लेवल पे हैं, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम समतल संचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार के विभिन्न विभागों में संबंध, जो समन्वय स्थापित होता है और संस्था का कार्य ठीक ढंग से निष्पादित होता रहता है। समतल संचार भी जो होता है वो मौखिक और लिखित किसी प्रकार का तथा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। मौखिक और लिखित इसमें भी होता है संचार में, यानी कि इसमें सब सेम लेवल पे होते हैं, जो लोग होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम सभी स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो आपस में सेम स्तर पे कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो मौखिक संचार में टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं, सभाएं, सम्मेलन, भाषण, सामाजिक क्रियाएं, आंतरिक संचार विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखित में क्या, पत्र, मीमो आदि, संघ प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन, हैंडबुक और मैनुअल, इश्तिहार आदि का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो आपका है ये नेक्स्ट आप अपने आगे की क्लास कक्षा में पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास में ये जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्लाइड में जहाँ कहीं भी मैं, जो हमारे नज़र में कहीं टॉपिक मिस्टेक आया है, तो उसको हम करेक्ट करवा करके आपको एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। कल के स्लाइड को करेक्ट कर लिया गया था, इसीलिए मैं हम कल इसको अपलोड करने वाले थे, फिर मैं सोचा आज का भी इसी के साथ अपलोड कर देते हैं ताकि एक ही जगह पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे पूरी होती है।